नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाक्य और अर्थ के आधार पर उसके भेद या प्रकार को पढ़ेंगे। तो चलिए आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहले हम जान लेते हैं कि वाक्य या सेंटेंस किसे कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार सार्थक शब्दों का वह समूह जो निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो और पूर्ण अर्थ देता हो वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, वह कई दिनों से मुझे फ़ोन कर रहा है। यह क्या है? सही ढंग से अरेंज है, यानी कि क्रमबद्ध ढंग से सही अर्थ देता हुआ वाक्य है, तो ये पूर्ण वाक्य माना जाएगा। अगर इसी को मान लीजिए हम उलट पुलट करके शब्दों को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए रहा है, कर दिनों से, कई वह फ़ोन मुझे, तो ये जो सेंटेंस है क्योंकि सही तरह से सजाया नहीं गया है या क्रमबद्ध रूप से लिखा नहीं गया है, जिसका अर्थ जो है हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये जो है सेंटेंस या वाक्य नहीं कहा जा सकता। वाक्य के दो अंग होते हैं, यानी कि किसी भी वाक्य के फॉर्मेशन में दो चीज़ें आवश्यक है। पहला उद्देश्य, जिसे अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरा है विधेय, यानी कि प्रेडिकेट। तो उदाहरण से चलिए इस बात को हम समझें कि उद्देश्य और विधेय क्या है। फर्स्ट जो सेंटेंस है हमारे सामने, हम देख पा रहे हैं, अमन बैडमिंटन खेलने गया है। अमन बैडमिंटन खेलने गया है। तो अमन जो है ये कौन है? उद्देश्य है, यानी कि सब्जेक्ट है। और बैडमिंटन खेलने गया है क्या है? विधेय है। यानी कि उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य की क्रिया के कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो कर्ता यानी कि सब्जेक्ट को ही उद्देश्य कहते हैं। उसी तरह चलिए अब विधेय को समझने की कोशिश करें। विधेय क्या है? कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताने का कार्य करने वाले को ही विधेय कहते हैं। इस तरह आप दूसरा सेंटेंस भी देख सकते हैं। सूर्य क्या है? उद्देश्य, और पूर्व से उदय होता है, तो यह है विधेय। यानी कि सूर्य का क्रियाकर्ता जो है वो सूर्य है, और सूर्य के बारे में बताया जा रहा है कि वह पूर्व से उदय होता है, तो वो विधेय कहलाता है। वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर हम यहाँ अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 8 प्रकार हमने यहाँ लिखा हुआ है। और रचना के आधार पर भी बता दें 3 तरह के होते हैं, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, केवल हम अर्थ के आधार पर ही पढ़ेंगे। तो पहला है विधानवाचक, जिसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा है निषेधवाचक सेंटेंस, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं। अगला है आज्ञावाचक, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद है इच्छावाचक, यानी कि इलेटिव सेंटेंस। और अगला है संदेहवाचक सेंटेंस, यानी कि वाक्य, जिसे सेंटेंस इंडिकेटिंग डाउट भी कहते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट है विस्मयवाचक, जिसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और लास्ट में अंत में जो है यहाँ आप देख रहे हैं संकेतवाचक, जिसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। तो ये 8 के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। चलिए पढ़ते हैं। पहले विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य यानी कि असर्टिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। इसे सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं।
या दूसरे शब्द हम कहें तो सिंपल सेंटेंस। जैसे उदाहरण देखिए, मैं कल विद्यालय गया था। इसमें उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट है और विद्या यानी कि प्रेडिकेट है। इसमें ना कोई प्रश्न है, ना कोई आश्चर्य है, ना कोई आज्ञा है, ना आशीर्वाद है। बिल्कुल सरल सीधा वाक्य है, इसीलिए यह विधानवाचक वाक्य है। अगला उदाहरण देखिए, मैंने दूध पी लिया। इसी तरह मजदूर ने परिश्रम पूर्वक काम किया, वाक्य जो है वो भी विधानवाचक है। एक और उदाहरण देख लेते हैं विधानवाचक का, 4 दिन से लगातार वर्षा हो रही है। इस तरह ये सभी सेंटेंस जो है, ये वाक्य जो है विधानवाचक वाक्य है। अगला वाक्य है निषेधवाचक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। नाम से ही आप देख पा रहे हैं, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक भाव होता है। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं कल विद्यालय नहीं गया था। यहाँ देखिए, नहीं, नहीं, न, मत जैसे शब्द अगर प्रयोग हो जाते हैं तो मान लीजिए कि ये निषेधवाचक वाक्य है। दूसरा वाक्य देखिए, मैंने दूध नहीं पिया, तो यहाँ भी नहीं का प्रयोग हुआ है, तो ये भी निषेधवाचक वाक्य है। इसी तरह एक दो और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे प्रभात प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है, ये भी क्या है, नहीं है। न का भाव आने वाला जो भी वाक्य आपको दिखे वह क्या है, निषेधवाचक वाक्य है या नेगेटिव सेंटेंस माना जाता है। तीसरा वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से आज्ञा यानी कि ऑर्डर, प्रार्थना या अनुरोध यानी कि रिक्वेस्ट, उपदेश या सलाह यानी कि इंस्ट्रक्शन या एडवाइस आदि का ज्ञान होता है यानी कि भाव प्रकट होता है, उन्हें आज्ञावाचक या आज्ञा सूचक अथवा विधिवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है, बाजार जाकर फल ले आओ। बाजार जाकर फल ले आओ, यहाँ क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है, किसी को आज्ञा दिया जा रहा है कि जाओ बाजार और फल लेके आओ। दूसरा सेंटेंस आप देखिए, वाक्य बड़ों का सम्मान करो, यानी कि यहाँ है इस सेंटेंस में, इस वाक्य में एडवाइस या सलाह दी जा रही है कि बड़ों का हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये जो है इस तरह आज्ञावाचक वाक्य है। चौथा वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसे इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य के माध्यम से कुछ पूछा जाता है यानी कि जिस वाक्य में जिज्ञासा का भाव प्रकट होता है वह प्रश्नवाचक वाक्य होता है या उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें किस तरह की जिज्ञासा हो सकती है, तो प्रश्न के जो शब्द हैं वो हैं क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों, किसका, किसकी, किसके आदि हो सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में आप यूँ भी कह सकते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हुज आदि। तो इस तरह के जब जिज्ञासा मन में हो, ऐसे भाव जब प्रकट होते हैं तो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, सीता तुम कहाँ से आ रही हो। कहाँ वर्ड जो है, तो यहाँ कहाँ मीन्स फ्रॉम वेयर से मतलब है कि वहाँ पूछा जा रहा है कि कहाँ से आ रही हो, तो ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। उसी तरह दूसरा वाक्य देखिए, उसमें कब समझदारी आएगी। ठीक है, वो कब जो मीन्स व्हेन,
व्हेन जो है वो भी प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि वर्ड है, शब्द है, तो ये है प्रश्नवाचक वाक्य। इस तरह आप देख पा रहे हैं कि जहाँ ये सारे प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इच्छावाचक वाक्य, जिसे इंग्लिश में या अंग्रेजी में इलेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों से कर्ता की इच्छा यानी कि सब्जेक्ट की इच्छा यानी कि विश या डिज़ायर, आशीष यानी कि ब्लेसिंग एवं शुभ कामना आदि का भाव प्रकट होता है तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, तुम्हारा कल्याण हो। यहाँ कल्याण की ब्लेसिंग यानी कि आशीष या आशीर्वाद दी जा रही है। दूसरा वाक्य आप देख रहे हैं, ईश्वर आपकी यात्रा मंगलमय बनाए। यहाँ भी दूसरे की ब्लेसिंग की बात की जा रही है या आशीर्वाद दिया जा रहा है कि आपका यात्रा जो है वो मंगलमय रहे। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो है आशीष, ब्लेसिंग, डिज़ायर, जब मन में ऐसे भाव आते हैं या वाक्य में ऐसे भाव आते हैं तो वहाँ इच्छावाचक वाक्य होता है। अगला वाक्य है संदेहवाचक वाक्य, यानी कि इंडिकेटिंग डाउट। यहाँ नाम से ही आप देख पा रहे हैं संदेह, यानी कि जिन वाक्यों में काम पूरा होने में संदेह यानी कि डाउट या संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें इस सेंटेंस को पहचानने के लिए आप देखेंगे शायद, संभवतः जैसे जो शब्द हैं वो प्रयोग होते हैं जो इंडिकेटर वर्ड हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये संदेह पैदा करने वाले शब्द हैं। उदाहरण के लिए देखिए, पहला उदाहरण है शायद शाम को वर्षा हो जाए। शायद शाम को वर्षा हो जाए। यहाँ शायद डाउट है, हो सकता है नहीं भी हो सकता, डाउट है कि शाम को वर्षा हो जाए। तो शायद शब्द से यह वाक्य आप पहचान पा रहे हैं कि यह संदेहवाचक वाक्य है। अगला जो वाक्य है वो है हो सकता है। यहाँ क्या है, हो सकता है कि मुझे आज दिल्ली जाना पड़े। हो सकता है से पॉसिबिलिटी है वो दिखाई दे रही है। ये जो वर्ड पॉसिबिलिटी जो है वो कैसे पता लग रहा है, हो सकता है शब्द से पता लग रहा है कि मुझे दिल्ली जाना पड़ सकता है। इस तरह जा भी सकता है, नहीं भी जा सकते। यह संदेहवाचक वाक्य है। विस्मयवाचक वाक्य या विस्मयादिबोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिन वाक्यों से आश्चर्य यानी कि सरप्राइज, घृणा यानी कि हेट्रेट, क्रोध यानी कि एंगर, शोक यानी कि कंडोलेंस आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें विस्मयवाचक या उद्गारवाचक वाक्य कहते हैं। इसकी पहचान के लिए कुछ शब्द हैं। वो शब्द क्या हैं? वो शब्द हैं वाह, आहा, अरे, शाबाश, छी, अफसोस आदि शब्द जब आप देखें तो समझ जाइए कि ये विस्मयवाचक वाक्य है। एक और पहचान इसकी है कि इसमें जो है विस्मयवाचक जो है वो चिन्ह लगा रहता है। उदाहरण के लिए यहाँ सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस है, पहला वाक्य जो है वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह जो शब्द है वो सरप्राइज के लिए है, प्रशंसा के लिए कि कितना सुंदर दृश्य सीन है। दूसरा आप देखिए शाबाश, उसके बाद चिन्ह लगा है, उसके बाद
तुमने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया, यानी कि किसी की प्रशंसा, प्रेज किया जा रहा है। तो इस तरह आप देखते हैं कि ये सारी चीज़ें होने से विस्मय वाचक वाक्य कहा जाता है, या इसे उद्गार वाचक वाक्य भी कहते हैं। अंतिम वाक्य है संकेत वाचक वाक्य, जिसे शर्त बोधक वाक्य भी कहते हैं, या अंग्रेजी में कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, यानी कि जिस वाक्य में कार्य किसी शर्त के पूरा होने के बाद ही हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें पहचान क्या है? पहचान है शब्द जैसे यदि, अगर जैसे शब्द आए तो क्या है, ये कंडीशन को दर्शाते हैं, यानी कि शर्त को दर्शाते हैं। जैसे यदि तुमने ऐसा कर लिया, अगर तुमने ये कह दिया, तो इस तरह जब आए तो ये कंडीशन रखा जा रहा है, शर्त रखा जा रहा है। तो इस तरह जब वाक्य में आप देखें तो ये समझ जाइए कि ये संकेतवाचक वाक्य है। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल बनोगे। यहाँ क्या, यदि आप देख पा रहे हैं, यदि जो है वो कंडीशन बेस्ड है, वर्ड है। तो ये जो सेंटेंस है वो संकेतवाचक वाक्य है कि तुमने अगर परिश्रम किया तो ही सफल हो जाओगे या अवश्य हो जाओगे। दूसरा वाक्य है, अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। फसल कब अच्छी होगी? शर्त क्या है? अगर वर्षा होगी तो ही फसल अच्छी होगी। तो कंडीशन क्या है? वर्षा का होना। इस तरह यह संकेतवाचक वाक्य है। तो बच्चों, यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे लगता है आप भली भांति इस वीडियो से वाक्य समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए अधिक जोश और उमंग मिल सके। अगले वीडियो के साथ फिर मैं मिलूँगी। नमस्कार। अरे रुकिए रुकिए, आपके लिए कुछ आगे भी है। वो है पुनरावृत्ति, या एक ही वाक्य का अलग अलग प्रकार से वाक्य रूपांतरण या अभ्यास। यह अभ्यास करके जाइए। पहला सेंटेंस देखिए, एक ही सेंटेंस को हम किस तरह अलग अलग तरह से या अलग अलग वाक्यों में चेंज कर सकते हैं, वो देखिए। पहला सेंटेंस देखिए, सीता पुस्तक पढ़ रही है। ये विधानवाचक वाक्य है। सीता पुस्तक नहीं पढ़ रही है, ये निषेधवाचक वाक्य है। सीता चलो पुस्तक पढ़ो, ये क्या है? सीता को आज्ञा दिया जा रहा है, ये आज्ञावाचक वाक्य है। क्या सीता पुस्तक पढ़ रही है? ये प्रश्न किया जा रहा है सीता से। नेक्स्ट वाक्य है, भगवान करे सीता खूब पुस्तक पढ़े। ये क्या है? इच्छा है। नेक्स्ट है, यदि सीता पुस्तक पढ़ेगी तो पास हो जाएगी। ये क्या है? संकेतवाचक वाक्य है। उसी तरह, अरे सीता पुस्तक पढ़ने लगी, ये आश्चर्यवाचक वाक्य है। और अंत में, शायद सीता पुस्तक पढ़े, यह संदेहवाचक वाक्य है। तो कैसा लगा? इंटरेस्टिंग था ना? ओके, बाय, फिर मिलेंगे।